हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड में लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप बच्चों के लिए एक पेपर सॉल्व करा रहा हूं जो 2018 में आया था, उत्तराखंड लेक्चरर इकोनॉमिक्स का, प्रवक्ता अर्थशास्त्र के लिए। तो टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं 100 क्वेश्चंस के ऊपर 5 वीडियो बनाऊंगा, यानी कि हर वीडियो में आपको 20-20 क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी पिछले सालों के पेपर्स की, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरीके का पेपर आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। हालांकि बच्चों, कई सारी वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में भी बनाई हुई हैं। तो सारी की सारी वीडियो जो है वो आपको हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उसमें मिल जाएंगी। तो जब आप ऐप ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा और इस ऐप में यहाँ पे आपको देखिए कोर्स मिलेगा आपको, जिसका नाम है प्रवक्ता अर्थशास्त्र का। तो जब आप इस कोर्स को एक्सेस करोगे तो आपको यहाँ पे वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, इसके अलावा पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल होगी। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो उत्तराखंड में जो पीजीटी इकोनॉमिक्स या लेक्चरर इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, जो कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे दिया हुआ है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। सारे के सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, यानी कि हम 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आप अपनी साइड स्क्रीन पर देखते रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्पादन फलन का सीधा संबंध है। देखिए उत्पादन फलन क्या है, एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्पादन फलन क्यू, उत्पादन जो है वो फंक्शन है लेबर कैपिटल का। इस तरीके से हम उत्पादन फलन को लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्यू का मतलब है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन मैं हिंदी में बता रहा हूं बच्चों, इंग्लिश में एक अलग से वीडियो बना देंगे हम इसकी। और फंक्शन किसका फंक्शन है? उत्पादन फलन किसका फंक्शन है? आगतों का, क्योंकि भूमि भी हमारी आगत है और पूंजी भी हमारी आगत है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो उत्पादन फलन सीधा संबंध स्थापित करता यातायात से नहीं, बैंकिंग से नहीं, कीमतों से नहीं, बल्कि उत्पादन के साधनों से, यानी कि आगत कह लो या उत्पादन के साधन कह लो। ठीक है जी। तो इस तरीके से बच्चों इसका सबसे सही विकल्प डी माना जाएगा। तो मैं यहां पे डी ऑप्शन चुन लेता हूं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तब, देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। एक बार हम औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन का डायग्राम समझ जाएं तो अच्छी तरीके से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एपी जो है वो बढ़ता है, पहले बढ़ता है और फिर उसके बाद गिरना शुरू कर देता है। इस तरीके से हमारा एपी होता है। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए अधिकतम है इस पॉइंट पे। एमपी क्या करेगा? पहले बढ़ेगा और फिर काटते हुए नीचे चला जाएगा। इस तरीके का एमपी है, यानी कि जिस समय एपी अधिकतम होता है, एपी क्या है? अधिकतम है, तो उस स्थिति में एपी और एमपी दोनों बराबर बराबर होते हैं। ये रूल है, यानी कि जिस स्थिति में एपी अधिकतम होगा उस स्थिति में एमपी एपी को ऊपर से काटेगा। इसका मतलब जिस स्थिति में एपी अधिकतम होगा उस स्थिति में एपी और एमपी दोनों बराबर बराबर होंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर होता है, यानी कि दूसरे का जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। परिवर्तनशील अनुपात नियम। देखिए परिवर्तनशील अनुपात नियम हमें क्या बताता है वो भी एक बार देख लेते हैं। परिवर्तनशील अनुपात नियम हमें बताता है, यही 3 स्टेज बना देते हैं हम, कि पहले कुल उत्पादन जो है वो बढ़ती दर से बढ़ेगा इस तरीके से। ये हमारा टीपी हो गया, यानी कि उत्पादन बढ़ भी सकता है, स्थिर भी रह सकता है, गिर भी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि जो परिवर्तनशील अनुपात नियम है वो हमें साधनों की तीनों अवस्थाओं को दिखाता है। स्थिर प्रतिफल की अवस्था को भी दिखाता है, घटते प्रतिफल की अवस्था को भी दिखाता है और बढ़ते प्रतिफल की अवस्था को भी दिखाता है। परिवर्तनशील अनुपात नियम जो है वो तीनों स्टेजेस को दिखाता है, इसलिए तीसरे का जो सबसे सही आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा डी। बात करते हैं बच्चों चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्ति की लोच को मापने की कौन सी विधि नहीं है। तो बच्चों पूर्ति की लोच को मापने की प्रतिशत विधि भी होती है, बिंदु विधि भी होती है, लेकिन कुल व्यय विधि जो होती है वो मांग की लोच को मापने की होती है, पूर्ति की लोच को मापने की नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि फोर्थ का जो बी ऑप्शन है, फोर्थ बी, वो बिल्कुल सही है, यानी कि पूर्ति की लोच को हम कुल व्यय विधि से नहीं मापते। हालांकि अगर आप न्यूमेरिकल वाइज करना चाहो तो इसको तो आय विधि, आगम विधि से प्रयोग कर सकते हो, लेकिन वो भी मांग की लोच का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो इसको कुल व्यय विधि तो नहीं होता कम से कम।
इसके अलावा बच्चों विकुचित मांग वक्र का संबंध है। देखिए किंग डिमांड कर्व, ये बच्चों हमने ऑलरेडी करवाया हुआ है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूं। किंग डिमांड कर्व, इस तरीके का डिमांड कर्व होता है किंग। तो ये अल्पाधिकार क्या पाया जाता है, अल्पाधिकार का, ठीक है। अब अल्पाधिकार दो तरीके का अल्पाधिकार हो गया, एक तो सहयोगी अल्पाधिकार है, दूसरा प्रतियोगी अल्पाधिकार है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि सहयोगी अल्पाधिकार तो एक तरीके से मोनोपोली की तरह ही काम करता है, जिसकी वजह से उसके आगम वक्र जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल शेप ले लेते हैं जिस तरीके का होता है। लेकिन प्रतियोगी अल्पाधिकार में किंग्ड होता है, यानी कि हर फर्म है वो कीमत को जितना संभव हो सके रिजिड रखने की कोशिश करती है, दृढ़ रखने की कोशिश करती है, न तो वो कीमत को बढ़ाना चाहती है न वो कीमत को घटाना चाहती है। ऐसी विशेषता जो है वो आपको देखने को मिलेगी प्रतियोगी अल्पाधिकार में। तो इसमें गैर समझौता अल्पाधिकार वर्ड यूज किया गया है, तो हम भी पांचवे का सी ऑप्शन ही चुन लेते हैं, पांचवे का सी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बच्चों। पूर्ण निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की अधिक संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है। समरूप वस्तु होती है, ये भी सही बात है। पूर्णतः लोचदार मांग होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन बी ऑप्शन नहीं होता, यानी कि कीमत पर फर्म का नियंत्रण नहीं होता है वास्तविक जीवन में। यानी कि इस स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकारक होती है। फर्म जो है वो उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर ही वस्तु को बेचती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो छठे का जो बी आंसर है वो बिल्कुल गलत माना जाएगा। बात करते हैं बच्चों 7वें की। तो पूर्ण प्रतियोगिता, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की शर्त क्या है? देखिए मैं आपको बता देता हूं। अगर हम दीर्घकाल की बात करें बच्चों, तो दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की शर्त है एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इक्वल टू एमसी यानी कि एसएमसी इक्वल टू एसएसी इक्वल टू एलएसी इक्वल टू एलएमसी। ये शर्त होती है बच्चों पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में, तभी जाके एक फर्म को असामान्य लाभ सामान्य लाभ मिलता है। तो ऑप्शन ए एम आर इक्वल टू एम सी। तो यहाँ पे देखिए ये एम आर और एम सी दोनों बराबर बराबर हैं, ठीक है जी। तो एम आर एम सी बराबर बराबर है। ए आर इक्वल टू एम आर, तो ये दोनों भी बराबर बराबर है बी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में एल ए सी बराबर प्राइस, तो देखिए यहाँ पे एल ए सी भी दे रखा है और ये प्राइस भी दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। चौथा है उपरोक्त सही, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट इसमें दिए हुए हैं वो सही माने जाएंगे, इसलिए 7वें का जो सही आंसर है वो डी माना जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 7वें का आंसर जो है वो बिल्कुल डी माना जाएगा। 8वें की बात कर लेते हैं। 8वें में एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच। अब बच्चों एकाधिकार की स्थिति में मांग की आड़ी लोच शून्य होती है, क्योंकि एकाधिकार की स्थिति में वस्तु की निकट प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं होती है। तो जब प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध है ही नहीं तो आड़ी लोच को तो शून्य होना ही पड़ेगा। इस तरीके से देखा जाएगा तो 8वें का जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। बात करते हैं बच्चों 9वीं की। एकाधिकार की स्थिति के अंदर का कौन सा कथन सही है? तो एकाधिकार की स्थिति में ए आर और एम आर वक्र की आकृति हम एक बार आपको बना के दिखा देते हैं। एकाधिकार की स्थिति में ए आर इस तरीके का होता है, ठीक है, डाउनवर्ड, और एम आर उससे नीचे होता है इस तरीके का। तो इसका मतलब इस स्थिति में ए आर एम आर से बड़ा होता है, ए आर इज मोर देन एम आर। तो आप देख पा रहे होंगे साइड स्क्रीन पे। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 9वें का जो ए पॉइंट है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। बाकी ये सारे पॉइंट के मुकाबले 9वें का जो ए है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। 10वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फर्म सूचित करता है कि फर्म की सीमांत ठीक है, श्रम की सीमांत उत्पादकता 5 है, यानी कि मैं यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 5, ठीक है। इसके अलावा श्रम की पूंजी के लिए सीमांत प्रतिस्थापन तकनीकी दर यानी कि MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, LK, वो 2 है। इसके अलावा पूंजी की सीमांत उत्पादकता क्या होगी? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो बच्चों ये भी हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, जब हमने आपको बताया था, तो मैं आपको यही सॉल्व करा देता हूं बच्चों। जो कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन LK का मतलब होता है मार्जिनल डेल्टा K अपॉन डेल्टा L, ठीक है जी। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। इस तरीके से भी हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी वैल्यू 2 दी हुई है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो 5 दिया हुआ है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल हमें ज्ञात करनी है, तो जो वैल्यू आएगी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की वो निकल के आएगी 2.5। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो 10वें का जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही माना जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11वें की बात कर लेते हैं बच्चों। 11वें में एएफसी वक्र ओ एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करता। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो टीएफसी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जब टीएफसी कांस्टेंट रहेगा तो उसकी वजह से जो एएफसी है वो इस तरीके का होता है। तो टीएफसी कांस्टेंट रहने की वजह से एएफसी कभी भी एक तो रेक्टेंगुलर और हाइपरबोला होता है, यानी कि इसके रेक्टेंगुलर और हाइपरबोला होता है नंबर 1 इसकी आकृति, और कभी भी एक्स एक्सिस को स्पर्श नहीं करता। तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो कोई भी सही नहीं दिया हुआ है, यानी कि क्योंकि एएफसी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है, ये बात भी सही है। क्योंकि एएफसी कभी शून्य नहीं हो सकता, ये बात भी सही है। क्योंकि एएफसी एक से कम नहीं हो सकता, लेकिन इसका जो लॉजिक है वो नहीं दिया है, यानी कि क्यों का जो सही आंसर है वो ये है क्योंकि टीएफसी कभी शून्य नहीं होता है। क्योंकि टीएफसी शून्य नहीं होता है, मान लीजिए टीएफसी 1 है, मान लीजिए सपोज कीजिए 1 है और आप उससे 1 लाख उत्पादन कर रहे हो तो भी आंसर आपका शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। टेक्निकली आपका आंसर 0.0000 तो आएगा, लेकिन लास्ट में कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है क्योंकि टीएफसी शून्य नहीं होता इसलिए एएफसी भी शून्य कभी भी शून्य नहीं होता। तो ये इसके पीछे लॉजिक है बच्चों। तो इसका मतलब मैं अगर चुनना होगा मुझे तो 11वीं का डी ही ऑप्शन में चुनूंगा, कोई और ऑप्शन में नहीं चुन सकता। 12वीं की बात करें बच्चों तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म की मांग की इकाई लोच अधिक है, मान लीजिए, तो सीमांत आगम क्या होगा। देखिए बच्चों ये तो टेक्निकली क्वेश्चन गलत हुआ, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में मांग की लोच इकाई से अधिक होने का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में तो इस तरीके का आगम AR मांग वक्र होता है, इस तरीके का डिमांड इक्वल टू AR इक्वल टू MR, ठीक है। तो ये तो टेक्निकली क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए हमें सॉल्यूशन देना ही पड़ेगा, अपनी बुद्धि और दिमाग लगा के ही देना पड़ेगा। इसलिए अगर हम ये मान लें तो आप याद रखिएगा ये हमारी इलास्टिसिटी है, ये हमारा है मान लीजिए डिमांड कर्व, और ये होता है हमारा MR जो कि हाफ होता है AR का, ठीक है। तो इस स्थिति में अगर मांग की लोच 1 के बराबर है, अगर ED इक्वल टू 0 है, मान लीजिए 1 है, तो MR जो होगा वो 0 होगा। अगर ED मोर देन 1 है तो MR जो होगा मोर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। अगर ED लेस देन 1 है तो MR होगा वो लेस देन, मतलब MR जो होगा इट विल बी लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव होगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बोलेंगे तो जो MR होगा वो धनात्मक होगा, यही इसका सबसे सही आंसर बैठेगा। तो 12वीं का A ऑप्शन ही आपको चुनना है कि जिस स्थिति में ED मोर देन 1 होती है उस स्थिति में MR मोर देन 0 यानी कि धनात्मक होगा। 13वीं की बात करें बच्चों तो एक विशुद्ध एकाधिकार की स्थिति में फर्म का संतुलन कब होता है। देखिए विशुद्ध एकाधिकार की स्थिति में फर्म का संतुलन की 2 शर्तें हैं, पहला MC इक्वल टू MR हो और दूसरा MC MR को वक्र को नीचे से काटे, MC MR वक्र को नीचे से काटे, ये 2 शर्तें हैं, ठीक है जी। तो एकाधिकार की स्थिति में सबसे सही आंसर माना जाएगा बच्चों 13वें का B, MR सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर हो। तो 13वें का B मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14वें की बात करते हैं, कीमत विभेदीकरण की शर्त। देखिए कीमत विभेदीकरण के लिए कई सारी शर्तें जरूरी हैं। मांग की लोच में अंतर होना चाहिए, इसके अलावा पूर्ति पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए, बाजार पृथक होनी चाहिए, इसके अलावा सस्ते बाजार से कोई महंगे बाजार में ना बेच सके। तो ये सारी कानूनी स्वीकृति भी बच्चों जरूरी है, ठीक है। यानी कि कई बार जो मोनोपोली है उसको कानून द्वारा प्रोटेक्टेड किया जाता है कि आप कीमत विभेद कर सकते हो, लेकिन उपभोक्ता का विशेष व्यवहार, मुझे लगता है कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। उपभोक्ता के विशेष व्यवहार की जरूरत नहीं है। तो आंसर मेरी तरफ से तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14वें का है A, 1, 2 और 4 जो सही है, ठीक है। हालांकि इसको थोड़ा सा आपको एक बार और भी आप रिव्यू कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत बच्चों व्यक्त लागत होती है, स्पष्ट लागत होती है, ठीक है। मौद्रिक लागत में निहित लागत को शामिल नहीं करते, मौद्रिक लागत में केवल उसी को शामिल करते हैं जो हम किसी दूसरे को पेमेंट करते हैं। हाँ, अगर वास्तविक लागत की बात करोगे तो तीनों चीज़ें शामिल आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मौद्रिक लागत केवल व्यक्त लागत को बताती है। तो 15वीं का C ऑप्शन है। तो ये भी क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है बच्चों। इसके अलावा द्विताधिकारी का क्रूनो मॉडल। तो क्रूनो मॉडल ये मान के चलता है बच्चों कि 2 ही अल्पाधिकारी हैं। ये बच्चों भी क्वेश्चन आपको हमारी उसमें मिल जाएगा, कोर्स में मिल जाएगा। तो 2 अल्पाधिकारी हैं और हर फर्म जो है वो कितना उत्पादन करेगी, 1/3, 1/3। तो याद रखिएगा क्रूनो मॉडल में हर फर्म ये मान के चलती है कि वो कितना भी उत्पादन करे, दूसरी फर्म जो है वो अपने उत्पादन को स्थिर रखेगी।
इसके अलावा एक बर्ट्रेंड का मॉडल होता है, उसमें हर फर्म ये मान के चलती है कि वो जितनी भी कीमत रखे दूसरी फर्म अपनी कीमत स्थिर रखेगा। और अगर ये क्रूनो मॉडल की बात करें, द्वैधाधिकारी मॉडल, तो दो फर्में होती हैं जिसमें एक फर्म 1/3 उत्पादन करती है, दूसरी फर्म 1/3 उत्पादन करती है और कुल उत्पादन 2/3 होता है। अगर इस क्रूनो मॉडल को हम अल्पाधिकार में लागू करेंगे, मान लीजिए 10 फर्में हैं या मान लीजिए 4 फर्में हैं अल्पाधिकार में, तो हर फर्म जो है वो 1/5 उत्पादन करेगी। आप इस तरीके से याद रखिएगा, और टोटल उत्पादन 4/5 होगा। ये यानी कि क्रूनो मॉडल अल्पाधिकार में भी लागू होता है और द्वैधाधिकार में भी लागू होता है। द्वैधाधिकार मतलब दो फर्में हैं तो 2/3 टोटल उत्पादन होगा और प्रत्येक फर्म 1/3 उत्पादन करेगी। ऐसा हमने बच्चों लॉजिकली समझाया हुआ है, यानी कुल उत्पादन का 1/3 जो है वो फर्म उत्पादन करेगी, यानी कि दोनों के प्रत्येक फर्म जो है, इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। नंबर 17 में कह रहा है अवसर लागत यह मानकर चलता है। देखिए अवसर लागत अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत है, यानी कि इसका जो ऑप्शन है बी वो सबसे सही माना जाएगा, यानी कि श्रम की प्रयुक्त मात्रा से ही किसी वस्तु की कीमत और लागत मालूम की जा सकती है। तो 17वें का जो बी आंसर है वो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो 17वें का बी आंसर जो है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। 18वें क्वेश्चन की बात करें बच्चों, 18वें क्वेश्चन में कह रहा है कि उपभोक्ता संतुलन के लिए द्वितीय क्रम की शर्त क्या है, सेकंड ऑर्डर कंडीशन। देखिए उपभोक्ता संतुलन की 2 शर्तें हैं। सबसे पहला तो ये है कि बजट लाइन को आईसी स्पर्श करे, तो ये पहली कंडीशन है नंबर 1, यानी कि MRS XY अपॉन PX अपॉन PY, ये पहली कंडीशन है बच्चों। दूसरी कंडीशन ये है कि जिस समय ये स्पर्श करे ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसा ही होना चाहिए, यानी कि उनतोदा ढाल होना चाहिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन मानी जाती है, सेकंड कंडीशन मानी जाती है। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन है स्पर्शीयता के बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उनतोदर होना चाहिए, यानी कि 18वें का डी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। 19वें की बात कर लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश के उत्पादन संभावना वक्र के उत्पादन हेतु आवश्यक नहीं है। तो इसमें स्थिर कीमतों की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी की सभी चीज़ें बच्चों जरूरी है। सभी श्रम को पूर्ण रोजगार मिले, यानी कि साधन अपनी पूर्ण रोजगार की स्थिति में हो, तकनीक बेस्ट होनी चाहिए और जो भी हमारे पास साधन है उनका पूर्ण उपयोग होना चाहिए। तो 19वें का जो सी है वो सही नहीं है। 20वें की बात करें बच्चों, तो इसमें हमें चक्री प्रवाह पूछा गया है। चक्री प्रवाह मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, एक हल्का छोटा सा चक्री प्रवाह। इसके अंतर्गत 2 चीज़ें होती है, एक फर्म होती है और एक गृहस्थ होता है। तो गृहस्थ उत्पादन का साधनों का स्वामी है, तो ये हमें साधन देगा, ठीक है। इसके बदले ये साधन को भुगतान करेगा, बाद में ये इसको वस्तुएं एवं सेवाएं देगा और ये वस्तुओं सेवाओं के बदले भुगतान कर देगा। इसका मतलब घरेलू संसाधनों का आपूर्ति करता है, घरेलू संसाधनों का आपूर्ति करता है, यानी गृहस्थी संसाधनों को आपूर्ति करता है, बिल्कुल सही बात मानी जाएगी। व्यवसाय अंतिम वस्तुओं को आपूर्ति करता है, तो ये भी बात भी सही है। इसके अलावा घरेलू अंतिम वस्तुओं का मांग करता है, ये बात भी सही है। वस्तुओं यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं, इसलिए बी का डी ऑप्शन सबसे सही माना जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारे 20 के 20 क्वेश्चन पूरे हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से आपको सॉल्यूशन देना है बच्चों। इसके अलावा आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, इसके अलावा PDF नोट्स, तो ये PDF नोट्स तो हम आपको ऑलरेडी अवेलेबल करा देंगे बच्चों, PDF, ताकि आप प्रिंट निकाल सको उसको। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।